अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के मौके पर फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम ने इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स तथा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ मिलकर पीडियाट्रिक कैंसर यानी बच्चों को प्रभावित करने वाले कैंसर के शीघ्र निदान और समय पर उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के मकसद से मीडिया ब्रीफिंग का आयोजन किया। इस दौरान बाल कैंसर के 10 शुरुआती लक्षणों के बारे में एक पोस्टर जारी किया गया, जिसकी मदद से आरंभिक लक्षणों की पहचान करने और उपचार के परिणामों में सुधार संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जी, मैं एक बार थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, किसी को एक्सप्लेंड बुखार चल रहा हो तो जरूर एक हेमेटोलॉजिस्ट बच्चों के मिले। किसी का सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो रहा हो, वजन ठीक ना हो, वजन कम होता जाए, उसका कारण ना मिले तो हेमेटोलॉजिस्ट से मिले। बच्चा बहुत टायर्ड रहे, वीक रहे और वेट लॉस रहे, मिले एक हेमेटोलॉजिस्ट से, ऑन्कोलॉजिस्ट से। बच्चा डॉक्टर अरुण ने जैसे बोला लिम कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो चोट की वजह से लिम कर रहा है या इन्फेक्शन की वजह से लिम कर रहा है, वो बोन ट्यूमर की वजह से भी लिम कर सकता है। बॉडी में स्वेलिंग होना सिर्फ टीबी नहीं होती, बॉडी में स्वेलिंग होना सिर्फ इन्फेक्शन नहीं होता, कई बार वो कैंसर का संकेत होता है। आंखों में विजन की डिस्टर्बेंस होना या आंखों के अंदर व्हाइट कलर का रिफ्लेक्स आना एक कैंसर जिसको रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं उसका संकेत हो सकता है। बच्चा सुबह के टाइम क्लास में अटेंटिव नहीं है, उसका हेडेक हो रही है, सुबह के टाइम उठता है और वॉमिट करता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्रेन में कोई रसोली पड़ी हुई है। एक हेमेटोलॉजिस्ट नहीं बट एक न्यूरोलॉजी या न्यूरोसर्जन के पास जाके एटलीस्ट एक एमआरआई हो जाए। बोनी पेन्स के बारे में बात कर ली, हाथों में नीले स्पॉट्स आईटीपी भी हो सकते हैं जैसे अभी हमने बात करी, बट हाथों पे नीले स्पॉट एक बड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकते हैं, तो शायद बोन मैरो टेस्ट के माध्यम से पता लगाए। और आखिरी, अगर पेट में सूजन है तो न्यूरोब्लास्टोमा या ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। और पेशाब में ब्लड सिर्फ यूरिन इन्फेक्शन नहीं बल्कि कई बार किडनी के कैंसर से भी हो सकता है। मैं हूँ डॉक्टर नीलम मोहन, प्रेसिडेंट इलेक्ट इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो सोसाइटी सारे पीडियाट्रिक डॉक्टर्स की है। देश में 48,000 पीडियाट्रिशियंस हैं, वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट सोसाइटी है। और अगर मैं टाइम की बात करूं तो नंबर 1 सोसाइटी जिसमें सबसे ज़्यादा पीडियाट्रिशियन है वो अमेरिका की है। लेकिन हमने जो टाइम की दिए पिछले 60s में स्टार्ट करके सोसाइटी नंबर 1 सारे पीडियाट्रिशियंस को जोड़ी है। आज आईएपी का अपना एक मुद्दा होता है कि सारे बच्चों के जो मुद्दे हैं उनको अवेयरनेस वीक्स को पूरी इंडिया में सेलिब्रेट किया जाए। जब हम कहते हैं इंडिया में सेलिब्रेट किया जाए, सेम चीज कैंसर अवेयरनेस डेज तो सारे राष्ट्र में सारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ब्रांच स्टेट्स में से अवेयर करें। तो आज जो आज किया गया है वो आईएपी हरियाणा, आईएपी गुड़गांव एट फोर्टिस हॉस्पिटल इनके साथ मिलके ये अवेयरनेस बताना चाह रहे हैं कि हम हमेशा लड़ते थे और कहते थे कि बच्चों में इन्फेक्शंस के कारण मौत होती है, इन्फेक्शंस नंबर 3 कारण। तो खुशी की बात है देश जिस तरीके से तरीके कर रहा है, हम इन्फेक्शन से, डायरिया से, निमोनिया से, एक टाइम था जब निमोनिया की वैक्सीन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम नहीं थी, अब गवर्नमेंट रोटा वायरस वैक्सीन डायरिया के लिए देती है, न्यूमो की वैक्सीन देती है। तो इस तरीके से हेपेटाइटिस बी भी वैक्सीन मिलती है। तो जब हम इन्फेक्शंस ये सब कंट्रोल कर रहे हैं और अनीमिया मुक्त भारत की बात होती है, ये एक बड़ा मुद्दा है। परसों अनीमिया अवेयरनेस डे था, 2 दिन पहले 13 तारीख को, उसमें हम ये बताना चाह रहे थे कि 2/3 ऑफ द चिल्ड्रन, 2/3 बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं उनमें अनीमिया है, उनका हीमोग्लोबिन 11.5 ग्राम से कम है। और जो अडोलेसेंट लड़कियां हैं, प्रेग्नेंट विमेन हैं और 15 to 45 इयर्स विमेन, हम में 50% अनीमिक हैं। और बड़े बच्चे अडोलेसेंट बॉयज और बड़े आदमी भी इंडिया में 25% अनीमिक है। ये इसीलिए गवर्नमेंट ने ये बनाया अनीमिया मुक्त भारत। उसके साथ साथ आईएपी भी जुड़ी कि अनीमिया मुक्त भारत। अनीमिया से क्या होता है? अनीमिया से सिंपल चीज, छोटे बच्चे में उसका विकसित नहीं होता है, चाहे वो दिमाग का विकसित मीन्स कॉग्निशन स्किल, आईक्यू,
मेमोरी, अलर्टनेस, ये डेवलपमेंट, और ग्रोथ नहीं होने के कारण स्टंटिंग। तो अगर देश का विकास चाहिए तो हमें देश में बच्चे और बड़े जो थके ना, अनीमिया से आप थक जाते हैं, सर दर्द, थकान, ये सारी सिंपल चीज़ें हो जाती है। छोटे बच्चे मट्टी खाना, दीवार को चाटना और पढ़ाई में अलर्टनेस नहीं रहना, तो ये सब हम सोचते ही नहीं है। और अभी स्कूल में एग्जाम टाइम में सब बच्चों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अपना एक रेगुलर रिदम बनाएं एग्जाम टाइम में, क्योंकि खुराक बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ते रहें, याद ना हो, रिटेंशन ना हो तो फायदा क्या हुआ। सही खुराक खाएं, चेक करें कि आप अपने डाइट में बैलेंस डाइट रखें, आयरन फूड्स, तो आप अपनी डाइट हेवी ना रखें। मॉर्निंग टाइम अच्छा ब्रेकफास्ट लें, जिसमें उसके बाद वेजिटेबल्स कम से कम 150-200 ग्राम वेजिटेबल्स डाइट में होनी चाहिए। फ्रूट्स होनी चाहिए, जो भी सीजनल फ्रूट्स है, बीज सस्ते, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो फिश खाते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स, बाकी हमें फ्लैक्स सीड, चिया सीड, ये सब में एंटीऑक्सीडेंट्स है। मेमोरी रिटेंशन अच्छी होएगी। और पढ़ने के बीच बीच में अपना एक्सरसाइज नहीं भूलिए, 30 मिनट, बिकॉज एक एक्सरसाइज से फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों बढ़ती है। और ब्रेक्स 1 घंटा पढ़ें, 10 मिनट 15 मिनट की ब्रेक लें, उसमें चाहे म्यूजिक सुने या म्यूजिक प्ले करें या वॉक करें, कुछ इस तरीके से, ताकि बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपकी मेमोरी बढ़ेगी। और रात में बहुत लेट 7 घंटे एटलीस्ट सोना चाहिए। कॉफ़ी दिन में 1.5 से 2 कप से ज़्यादा ना हो, एक्सपेशली नाइट टाइम में नहीं हो। ग्रीन टी इज ओके, नॉर्मल टी, ग्रीन टी 1.5 से 2 कप अलाउड है। तो कैफिनेटेड ड्रिंक्स ज़्यादा इस तरीके से ना लें, ये भी हम बात कर रहे हैं। और जब अनीमिया की बात होती है तो मैं ये कहूँगी थोड़ा सा नींबू इमली डाइट में आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, लेकिन खाने के साथ अगर आप चाय कॉफ़ी पी लें आयरन एब्जॉर्प्शन घट जाता है। तो ये 2 चीज़ों का ध्यान रखें, ताकि इस देश को अनीमिया मुक्त भारत बनाना है। मोदी जी का विजन, हम सबका विजन। मैम क्या खाने के तुरंत बाद जो टी कॉफी पीते हैं तो उससे भी आयरन मतलब एब्जॉर्ब नहीं हो पाता? जी बिल्कुल, आयरन एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, उससे भी डाउन हो जाता है, उससे भी डाउन हो जाता है। और हम सब जो यहाँ खड़े हैं, लड़कियां, औरतें, 50% आर एनीमिक, मेन 25%। तो अगर देश का विकसित करना है तो हमें अनीमिया मुक्त होना है, नंबर 1। दूसरा मैसेज हम दे रहे हैं कैंसर अवेयरनेस से। सिंपल 5 मैसेजेस देना चाहूंगी। नंबर 1, बच्चों में भी कैंसर्स होते हैं, 5% कैंसर्स बच्चों में होते हैं। आजकल इनका 3 टॉप कैंसर, ल्यूकीमिया, ब्रेन ट्यूमर एंड लिम्फोमास, जिसमें, और 4th एब्डोमेन में ट्यूमर्स हो जाना, ये कॉमन ट्यूमर्स है। इनका सक्सेस रेट अब इलाज विदेश में 80% है, इंडिया में भी अच्छे सेंटर्स में अच्छा है। कोशिश है कि सारे एनजीओज, गवर्नमेंट सपोर्ट, इससे ये प्रोटोकॉल्स बनाएं ताकि हमारी सक्सेस रेट जो अभी 40-50 है वो भी 70-80% पहुंचे। और लेट्स मूव टुगेदर, क्योंकि जब कैंसर की बात आती है सबको फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट एंड ये सब की जरूरत होती है, जिससे सब मिलके इस तरीके करते हैं। और बच्चों में स्पेशली जब कैंसर्स होते हैं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका इलाज नहीं है। बोथ एसोसिएशन, बोथ एनजीओज, बोथ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सपोर्ट मिल रहा है, जिसके थ्रू ये होता है। इसीलिए ये स्लोगन है लेट्स वर्क टुगेदर। सारी चीज गवर्नमेंट भी नहीं, एनजीओज और हम साथ मिलकर काम करें तो देश का विकास होगा। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राज मेहता, सेक्रेटरी आईएपी हरियाणा हूँ। आज 15 फरवरी को हम आपके माध्यम से जनता में संदेश देना चाहते हैं कि जो बच्चों में होने वाले कैंसर्स हैं उसके बारे में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। हमें जानते हैं कि जागरूकता दोनों लेवल पे चाहिए। पेशेंट के जो रिश्तेदार हैं उन्हें भी जागरूक होना पड़ेगा ये समझने के लिए कि कैंसर के क्या लक्षण हो सकते हैं, तथा साथ ही जो हमारे डॉक्टर भाई हैं जिनके पास बच्चे इलाज के लिए आएंगे उन्हें भी जागरूक होना ज़रूरी है ताकि वो कैंसर को जल्दी डायग्नोज कर सकें।
जैसा कि हम सब जानते हैं कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर डायग्नोसिस जल्दी हो जाए तो इसके इलाज में सक्सेस बहुत बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमारा जो आज का मिशन है, आप सबके माध्यम से और आने वाले समय में CMEs और जागरूकता अभियान के माध्यम से हम सब लोगों को समझाएंगे कि कैंसर के क्या चिन्ह हैं, कैसे उन्हें जल्दी पहचाना जा सकता है, तथा यदि इसे समय पे डायग्नोज कर लिया जाए तो कैसे इसके अंदर इलाज देके जल्दी से जल्दी अपने बच्चों को कैंसर मुक्त किया जा सकता है। धन्यवाद। सिम्टम्स कैंसर के ऐसे स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है कि हम बोलें कि ये सिम्टम है तो कैंसर है, ये सिम्टम है तो दूसरी बीमारी है। तो इसीलिए हमने आज एक पोस्टर जारी कर रहे हैं जिसमें 10 कॉमन सिम्टम्स हैं। तो जो डॉक्टर देख रहे हैं, जो एक्सपर्ट देख रहे हैं, उनको हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना पड़ेगा कि ये कैंसर हो सकता है। एक लिम्प करता हुआ बच्चा हो सकता है, उसको ट्रॉमा हो सकता है कि उसको कोई न्यूरोलॉजिकल ट्यूमर या कुछ और हो। तो हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रख के और इन सिम्टम्स को ध्यान में रखते, अगर वो आपके कॉमन ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहे हैं तो वो कैंसर हो सकता है। जैसे मैम ने भी टच किया, लगातार फीवर रहना, लंप होना, स्वेलिंग होना, सुबह सुबह हेडेक होना और वॉमिटिंग होना, ब्रेन ट्यूमर के साइंस हो सकते हैं। अगर आपके पेट में एक गांठ है और यूरिन में अगर ब्लड आ रहा है तो वो किडनी का ट्यूमर हो सकता है। तो ये इन सिम्टम्स के बेसिस के ऊपर हम उनको पिक कर सकते हैं, और अगर आपको डाउट है एक एक्सपर्ट का ओपिनियन लेके हम उसको जल्दी पिक कर सकते हैं। क्या अर्ली स्टेज का ये सिम्टम्स है जो आपने गिनाया? स्टेज स्पेसिफिक सिम्टम नहीं होते, कैंसर स्पेसिफिक या लोकेशन स्पेसिफिक हो सकते हैं, स्टेज स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते सर। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, बच्चों में जो मोस्ट कॉमन कैंसर है वो ब्लड कैंसर है, और ब्लड कैंसर के कोई स्टेज नहीं होती। 1, 2, 3, 4 जो स्टेज की बात करते हैं वो एक सॉलिड कैंसर की बात करते हैं, क्योंकि ब्लड हमारे शरीर में हर जगह है। तो ब्लड कैंसर की टाइप होती है, स्टेज नहीं होती। जैसे डॉक्टर अरुण ने बोला, किसी को बुखार चल रहा है, किसी को खून की कमी हो रही है, किसी को शरीर पे नीले धब्बे आ रहे हैं, ब्लीडिंग स्पॉट्स आ रहे हैं, तो ये अगर आपके रीच के बाहर है, अगर हमारे को डॉक्टर को जैसे एक पीडियाट्रिशियन ने देखा हीमोग्लोबिन कम, आयरन की दवाई डाली, B12 की दवाई डाली, बट हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता, उसको लगता है कि खून टूट नहीं रहा, हीमोलिटिक एनीमिया नहीं है, तो उसको बोन मैरो टेस्ट के लिए रेफर कर दें। बुखार एक पीडियाट्रिशियन देख रहे हैं, उनको लगता है कॉमन इन्फेक्शन हमने रूल आउट कर लिए हैं, कोई रेयर इन्फेक्शन हो सकता है, या हो सकता है कि ये एक संकेत हो कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम किसी वजह से डिस्टर्ब हो, तो वो कैंसर में हो सकता है। हमारी बॉडी पे लाल धब्बे आ गए या नीले धब्बे आ गए, इसका मतलब प्लेटलेट की कमी है। प्लेटलेट की कमी कॉमनली वायरल इन्फेक्शंस में होती है, या एक बीमारी है ITP उसमें होती है, बट प्लेटलेट चढ़ा के भी दोबारा प्लेटलेट कम हो रहे हैं, IVIG देने के बाद भी प्लेटलेट बढ़ नहीं रहे हैं, तो शायद हमारी बोन मैरो में कोई आतंकवादी छुपा हुआ है जिसको कैंसर कहते हैं, और उसको बोन मैरो टेस्ट के माध्यम से हम पिक कर सकते हैं, तो रेफर कर दें। तो आज यही बात हो रही है, ये सटल साइंस कि कुछ साइंस जो स्पेसिफिक नहीं है उसको अगर हम देखें और वो ठीक ना हो रहे हो, तो क्या हम एक हेमेटोलॉजिस्ट के पास, जो हरियाणा में सरकारी अस्पताल में भी उपलब्ध है, प्राइवेट में है, उसका सलाह लें, और अगर लेके उसको अर्ली पिक कर सकते हैं तो जल्दी पिक कराएं, ताकि इलाज टाइम से स्टार्ट हो सके। तो सर कैसे क्योर करेंगे इसे? क्योर कैसे किया जा सकता है अगर डिटेक्ट होता है? सोनी, सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि हम डायग्नोसिस करें, बिकॉज ऑब्वियसली हर कैंसर का के लिए उसका स्पेसिफिक इलाज होगा। बट इन जनरल अगर हम कैंसर की बात करें तो इलाज बेसिकली 3 माध्यम से होता है। एक है सर्जरी, तो अगर हमें सॉलिड ट्यूमर्स है, जैसे अभी विकास सर बता रहे थे, मान लीजिए किसी को किडनी में ट्यूमर है या किसी को ब्रेन में ट्यूमर है, ऐसे जगह में जहां पे हम उस चीज को निकाल सकते हैं, फिर डेफिनेटली सर्जरी एक बहुत इंपॉर्टेंट वे होता है ट्रीटमेंट का। इसके अलावा कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी, ये 2 अन्य माध्यम है जिससे हम बच्चों को ट्रीट कर सकते हैं। क्या कैंसर है उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि सर्जरी की जरूरत है या नहीं, कीमोथेरेपी हमें देना है या नहीं, रेडिएशन देना है कि नहीं। अगर हम ब्लड कैंसर की बात करें जो बच्चों में सबसे कॉमन कैंसर है, तो उसमें कीमोथेरेपी अकेले से ही हम बच्चे को पूरी तरीके से क्योर कर सकते हैं, सर्जरी की जरूरत नहीं होती और आमतौर पे रेडिएशन की भी जरूरत नहीं होती है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम जल्द से जल्द सही जगह पहुंचे, डायग्नोसिस करें, ये पता चले कि कौन सा कैंसर है, ताकि उस हिसाब से हम उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर पाए। तो इससे बच्चों की ग्रोथ पे कोई इफेक्ट पड़ सकता है नेगेटिव? ग्रोथ पे ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता। हाँ, ये जरूर होता है कि जो हमारी कीमोथेरेपी की दवाइयां हैं उनके थोड़े थोड़े साइड इफेक्ट्स जरूर होता है, बट इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम एक पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाए
बिकॉज बच्चे के एज के हिसाब से, बच्चे के वेट के हिसाब से हमें कौन सी कीमोथेरेपी देनी है, कितनी डोज में देनी है, ये सब चीजें हम डिसाइड करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बच्चों में